जो प्रीवियस P1 2 3 4 5 होता था वो अब ख़त्म हो गया। अब हमारे पास पेपर के नाम से पेपर होंगे, लाइक स्ट्रेटजिक लेवल पे जो भी पेपर है हमारे पास उनके नाम से हैं, वो P1 2 3 ख़त्म। इनफैक्ट अब ये P7 भी क्या हो गया, ख़त्म। पेपर का नाम ही रह गया क्या, AAA एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। जो मेन पेपर है ऑडिट, क्या हो सकता है सर ऑडिट? चेक वगैरह करना, वगैरह क्या होता है? कौन और वगैरह भी, या सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही, ये चेक करना क्या है, ऑडिट है। सर ऐसी बात है? बिल्कुल ठीक कह रहा है वो सर, ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है सर, ऐसी बात है सर। आप भी एग्री करते हैं? पक्की बात है मिस, आप एग्री करती हैं? वो कह रहे हैं कि चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही, ऑडिट है। काफ़ी हद तक ठीक है, ज़्यादा हद और क्या हो सकती है? सर आप क्या कह रहे थे, ऑडिट क्या? कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही, सिर्फ यही ऑडिट नहीं है। मेनली ऑडिट क्या है कि उसके ऊपर ओपिनियन देना, वो ओपिनियन देना जो है वो ऑडिट है। मीन ऑडिट है क्या, मेनली एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ऑडिट मीन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना है किस चीज़ के ऊपर, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू आर नॉट, ट्रू एंड फेयर व्यू आर नॉट। तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना ऑडिट नहीं है। चेक करने के बाद उसके ऊपर ओपिनियन देने से क्या बनेगा, ये ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट होगा। सो ऑडिट का मतलब क्या हुआ, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। किस चीज़ के ऊपर ओपिनियन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन। और क्या ओपिनियन देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू या फिर डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या, जो कंपनी की परफॉर्मेंस बताती है। मीन 5 कंपोनेंट का सेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर। तो ये जो 5 कंपोनेंट का सेट है इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम दिया जाता है। इन 5 कंपोनेंट के सेट के ऊपर ओपिनियन देना क्या है, ऑडिट है। अगर हम इसके किसी एक कंपोनेंट के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं तो वो ऑडिट नहीं है, वो कुछ और है। ठीक है, ऑडिट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या है, 5 कंपोनेंट का सेट। किसी एक कंपोनेंट के ऊपर अगर हम ओपिनियन देंगे तो वो ऑडिट नहीं कुछ और होगा। क्या होगा, कहीं पे डिस्कस करेंगे। और वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीट ईयर के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के थ्रू ये प्रिपेयर हुई हैं। अगर हम हाफ ईयर फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऊपर लाइक इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं तो वो भी ऑडिट नहीं होगा, वो कुछ और होगा। क्या होगा, कहीं पे डिस्कस करेंगे। अभी ऑडिट की बात कर रहे हैं। ऑडिट क्या है, ओपिनियन देना किस चीज़ के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही। ना सिर्फ ये बात करना, साथ एक बात और करना, क्या, एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू आ फ्रेमवर्क और नॉट। बात करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही, और साथ दूसरी बात क्या करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क प्रिपेयर की गई है नहीं की गई। यहाँ पे फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे लिए एप्लीकेबल, कौन से हैं, IAS, जिनके नाम अब चेंज होके क्या हो रहे हैं, IFRS। तो यहाँ से हमने क्या किया, ऑडिट को डिफाइन किया। ऑडिट का मतलब क्या है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether financial statements give true and fair view or not and are prepared according to accounting standard। ठीक, क्या हो गया, ऑडिट को हमने डिफाइन कर लिया। मीन आज हम क्या देख रहे हैं, ऑडिट का मतलब क्या है। जब कहते हैं ऑडिट का मतलब क्या है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether financial statements are free from material misstatement or not, free from
material misstatement or not, and are prepared according to accounting standard. इन पहली डेफिनेशन क्या थी? Audit mean to express an opinion whether financial statements give true and fair view or not and are prepared according to accounting standard. दूसरी डेफिनेशन क्या बन गई? Audit mean to express an opinion whether financial statements are free from material misstatement or not and are prepared according to accounting standard. ये जो वर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू या फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, दोनों का मतलब सेम है. मीन ये कह देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, मीन ठीक ठाक हैं, कोई मसला नहीं है. या कह देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मीन कोई मटीरियल बड़ी मिसस्टेटमेंट नहीं है, मीन ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है. दोनों ये वर्ड्स अल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं. तो यहाँ से हमने क्या किया? ऑडिट की एक डेफिनेशन जानने की कोशिश की कि ऑडिट है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना, और क्या ओपिनियन देना उसमें दो बातें बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही या नहीं दे रही और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर की नहीं की. अब देखते हैं कि एक ऑडिट कैसे होता है, कौन करता है ऑडिट? ऑडिटर. ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर. ऑडिटर का मतलब क्या? ऑडिटर का मतलब क्या? मेंबर ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी. मेंबर ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी. पाकिस्तान में वर्ड ऑडिटर का मतलब क्या? मेंबर ऑफ आईकैप. यूके में वर्ड ऑडिटर का मतलब क्या है? मेंबर ऑफ ACCA या मेंबर ऑफ ICAW. इंडिया में वर्ड ऑडिटर का मतलब क्या है? मेंबर ऑफ ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया. मीन हर कंट्री की अपनी एक बॉडी है, रिकॉग्नाइज सुपरवाइजरी बॉडी है, जिसने क्या करना है, कंट्री के अंदर अपने अकाउंटिंग ऑडिटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करना है. तो उस बॉडी का जो मेंबर होगा उस कंट्री में वही ऑडिटर होगा. ACCA पाकिस्तान में अकाउंटेंसी ऑडिट का काम कर सकते हैं, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता. क्यों? बाय लॉ ये ऑडिटर नहीं है. बाय लॉ यहाँ पे ऑडिटर कौन है? ओनली आईकैप मेंबर. सो ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर्स. सपोज हम सब ऑडिटर हैं, हमारी एक फर्म है. क्या करते हैं हम? क्लाइंट्स पे जाके ऑडिट खेलते हैं. आज से हम सब ऑडिटर बनेंगे तो ये पेपर हमारा पास होगा. अगर आज से हमने अपने आप को ऑडिटर नहीं बनाया, ऑडिटर वाली सोच से नहीं चले तो पेपर औखा हो जाएगा. तो इसलिए सपोज नहीं, हम सब ऑडिटर हैं, हम क्या करते हैं, एक फर्म चला रहे हैं और हम क्या करते हैं, क्लाइंट का जाके ऑडिट करते हैं. हमारे साथ एक कंपनी आई, कहती जी आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करें. हम कंपनी को बिठाएंगे, बंदे को बिठाएंगे, चाय शाय पिलाएंगे, ओ थैंक यू सो मच आप हमारे पास आए, हमारी इनकम का सोर्स बने, चलो हम चल के ऑडिट खेलते हैं. ऐसे होना चाहिए? नहीं. हमें क्या करना होगा, ये ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ चीज़ें देखना होंगी. ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ चीज़ें देखना होंगी. क्या देखना होगा? हमें देखना होगा कि एक कंपनी जो हमसे ऑडिट करवाने आ रही है, ये कंपनी का ईयर एंड क्या है? ये कंपनी का ईयर एंड क्या है, हमें ये देखना होगा. पता चला जी कंपनी का जो है वो ईयर एंड है सपोज 31 दिसंबर 2020. अभी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया, हम क्या देख रहे हैं, कंपनी का ईयर एंड क्या है. तो पता चला जी 31 दिसंबर 2020 उसका ईयर एंड है. दिस मीन आज ये हमारे पास आ रहा है. आज सपोज डेट क्या है, हमने कहा जी आज डेट है 29 सितंबर. दिस मीन ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो हमारे पास ईयर एंड से पहले कोई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स का टाइम है. क्या ख्याल है? हमने जो ऑडिट रिपोर्ट देना होती है ना, वो हमने ईयर एंड के कोई एटलीस्ट 90 डेज बाद, मीन 3 मंथ्स बाद देना होती है. दिस मीन हमने जो ऑडिट रिपोर्ट देनी है वो हमने कब देनी है? 1 अप्रैल 2021 को देनी है. 90 डेज बाद, मीन जनवरी, फरवरी, मार्च, 90 डेज निकालेंगे तो हमने क्या अब रिपोर्ट देनी है? 1 अप्रैल को. अभी हमने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया. क्या हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑडिट करने के लिए टाइम है या नहीं है? तो टाइम हमने देखा जी कि आज सपोज 29 सितंबर है
और क्लाइंट का ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर है, तो दिस मीन ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए हमारे पास कोई 3 मंथ्स बिफोर ईयर एंड भी हैं और 3 मंथ्स आफ्टर ईयर एंड भी हैं। दिस मीन हमारे पास इनफ टाइम है ऑडिट करने के लिए। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम ही नहीं है। तो ड्यू टू टाइम शॉर्टेज क्या हम चीज़ों को प्रॉपर्ली चेक कर पाएंगे? नहीं। चेक ना कर पाए तो हमारी कल को ओपिनियन रॉन्ग हो सकती है। हमने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव एंड फेयर व्यू, क्यों? हमने चीज़ों को प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं किया हुआ था, बाद में पता चला नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो मसले थे। तुम्हारी रिपोर्ट पर जिन लोगों ने भी डिसीजन लिए होंगे हमें उनके डैमेजेस फिर पे करना पड़ेंगे। एक रॉन्ग रिपोर्ट से आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद भी हो सकती है। एनरॉन का केस सुना हुआ है? एनरॉन, उसमें ऑडिटर ने गलत रिपोर्ट दी थी, सिर्फ एक ऑफिस ने गलत रिपोर्ट दी थी और पूरी दुनिया से वो बिग 5 फर्म ख़त्म हो गई थी। इसलिए बड़ा केयरफुली ओपिनियन देनी है। इसलिए ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको काफ़ी चीज़ें देखनी हैं। क्या देखना है? हमारे पास टाइम है या नहीं है। कहीं टाइम शॉर्टेज की वजह से कोई प्रेशर में हमारा काम तो नहीं इफेक्ट हो जाएगा। तो हमने देखा जी टाइम है, क्या सिर्फ टाइम देख के ऑडिट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं, हमने देखना है कि हमारे पास स्टाफ भी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जो बाकी क्लाइंट है उनका ईयर एंड भी यही है, तो फिर सारा स्टाफ तो उधर इंगेज होगा, इसका ऑडिट कौन करेगा? ड्यू टू स्टाफ शॉर्टेज भी अगर चीज़ें हमने चेक ना की तो ओपिनियन रॉन्ग हो सकती है। तो इसे देखना है स्टाफ भी है या नहीं। तो पता चला हमारे बाकी क्लाइंट किसका ईयर एंड जून है, किसी का मार्च है, किसी का सितंबर है, इसमें यहाँ पे हमारे पास स्टाफ भी है। चलिए स्टाफ तो है, लेकिन क्या स्टाफ के अंदर इस टाइप की कंपनी का ऑडिट करने का नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स भी हैं? मीन इस टाइप की कंपनी का ऑडिट पहले कभी ज़िंदगी में किया है? क्यों अगर किया ही नहीं, पता ही नहीं बिजनेस का नॉलेज क्या है, क्या उसकी ट्रांजैक्शन है, तो फिर तो हम चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो देखना स्टाफ के अंदर इस टाइप की कंपनी का ऑडिट करने का नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस भी है या नहीं है। तो अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर भी चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, एविडेंस प्रॉपर नहीं ले पाएंगे, ओपिनियन कल को रॉन्ग हो सकती है। सो भी हमने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ऑडिट करने के लिए टाइम इनफ है या नहीं, हमारे पास स्टाफ है या नहीं, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस है या नहीं। ये जो टाइम हमने देखा कि ये जो ईयर एंड से पहले हमारे पास 3 मंथ्स का टाइम है और ईयर एंड के बाद भी कुछ 3 मंथ्स का टाइम है, ये जो पहले वाला टाइम होता है ना, इसे नाम दिया जाता है इंटरिम ऑडिट का। ऑडिट वर्क परफॉर्म बिफोर ईयर एंड हैज फिनिश्ड इज कॉल्ड इंटरिम ऑडिट। और ये जो बाद वाला टाइम होता है, ईयर एंड के बाद वाला, रिपोर्ट साइन करने वक्त तक का टाइम, इसे नाम दिया जाता है फाइनल ऑडिट का। ऑडिट वर्क परफॉर्म आफ्टर द ईयर एंड हैज फिनिश्ड इज कॉल्ड फाइनल ऑडिट। इस फाइनल ऑडिट को बैलेंस शीट ऑडिट का नाम भी दिया जाता है। क्यों? बैलेंस शीट डेट के बाद हम ये परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऑडिट वर्क परफॉर्म बिफोर द ईयर एंड हैज फिनिश्ड इज कॉल्ड इंटरिम ऑडिट and audit work performed after the year end has finished is called final audit. So अभी हमने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया, क्या देखा? हमारे पास टाइम है या नहीं, हमारे पास स्टाफ है या नहीं, हमारे पास नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस है या नहीं। बेसिकली यहाँ पे हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया हुआ है, प्रोसीजर्स बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट। मीन ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हमें कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए। तो वो हम देख रहे हैं कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो क्या देखना चाहिए? वो कहता है जी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हमें जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए। क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए, लीगली क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए। पाकिस्तान में लीगली क्वालिफिकेशन देखनी है तो कौन क्वालिफाइड ऑडिटर है? ICAP मेंबर। आप ICAP मेंबर हो जाएंगे। लेकिन बेशक आप ICAP मेंबर हो, वो कहता है आप लीगली डिसक्वालीफाई हो जाते हो अगर आप जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो उसके आप शेयर होल्डर हो, जिस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हो उसके आप पार्टनर हो, उसके ऑफिसर हो, उसके एम्प्लॉई हो, तो उस सूरत में भी आप ऑडिट नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या देखना है कि हम क्वालिफाइड ऑडिटर हैं, यानी कहीं कोई डिसक्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं आ रहा। ना सिर्फ लीगल क्वालिफिकेशन, हमें साथ एथिकल क्वालिफिकेशन भी देखनी है। एथिकल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं कहीं इसके साथ हमारा कोई और इंटरेस्ट लाइन तो नहीं है, कहीं हमारी इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं इस कंपनी की फाइनेंशियल सर्विस बनाते ही हम हैं और ऑडिट भी हम करने जा रहे हैं तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होता है।
तो अगर कोई थ्रेट है तो सूरत में हमें ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सो बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट हमें सबसे पहले क्या देखना है, अपनी क्वालिफिकेशन, लीगली भी कि कोई डिसक्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है, और एथिकली भी कि हमारी इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई थ्रेट तो नहीं है। और हमें क्या करना है, बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट हमें देखनी है एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेस। एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेस मीन ये कंपनी का ऑडिट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं या नहीं। कौन से रिसोर्सेज, टाइम है या नहीं, स्टाफ है या नहीं, स्टाफ के अंदर नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस इस टाइप की कंपनी का ऑडिट करने का है या नहीं। तब देखना है बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट। अभी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया, हमें ये चीज़ें देखनी है। इसके अलावा हमें क्या देखना है बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, हमें देखना है इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट। इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट कि ये कंपनी जो हमसे ऑडिट करवाने आ रही है इसकी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी भी देखनी है। कहीं ऐसा तो नहीं ये कंपनी जो हमसे ऑडिट करवाने आ रही है इसका नाम है पाकिस्तान रेलवे, कौन चला रहा है उसे, शेख रशीद साहब, ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, और ये कौन लोग हैं, बड़े ऑनेस्ट लोग। फ्रॉड इस तरह से करेंगे कि पकड़ा ना जाए, तो कल को अगर हमसे भी ना पकड़ा गया तो हमारी ओपिनियन रॉन्ग हो सकती है। क्या ख्याल है? तो ऐसे लोगों से भी हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो क्लाइंट की इंटेग्रिटी भी देखनी है कि क्लाइंट ऑनेस्ट है या नहीं। क्यों? अगर ऑनेस्ट नहीं तो पता नहीं हमें जो रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगे जिनकी बेस पर हमने ओपिनियन देनी है वो रिकॉर्ड ही अगर फ्रॉडुलेंट हुए तो कल को हमारी ओपिनियन भी रॉन्ग हो सकती है। इसलिए क्लाइंट की इंटेग्रिटी भी हमने देखनी है बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। और हमें क्या देखना है बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, हमें देखना है फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ क्लाइंट। फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ क्लाइंट, ये फ्यूचर वायबिलिटी का क्या मतलब होता है? फ्यूचर वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कि सर्वाइव करेगी, मीन कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है। तब देखना है बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। क्यों? अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर डूब गई, तो हमने इतना काम किया होगा वो भी सारा डूब जाएगा, हमारी फी भी डूब जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हमें ये भी देखना है कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं। और वैसे भी जो कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं होती वहाँ पे ऑलवेज फ्रॉड के चांसेस हाई होते हैं, मिस स्टेटमेंट के चांसेस हाई होते हैं। क्यों? कंपनी की कोशिश होती है किस तरह से इक्विटी या डेट के थ्रू सर्वाइवल की तरफ आया जाए, तो इसलिए वहाँ पे मिस स्टेटमेंट, फ्रॉड के चांसेस भी हाई होते हैं। तो ऐसे क्लाइंट से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। सो बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट हमें क्या देखना है, क्वालिफिकेशन अपनी देखनी है, एडुकेसी ऑफ रिसोर्सेज देखनी है, इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट देखनी है, फ्यूचर वायबिलिटी देखनी है, और हमें क्या देखना है, लिमिटेशन इन स्कोप ऑफ वर्क। लिमिटेशन इन स्कोप ऑफ वर्क। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमने ऑडिट में देना होता है ओपिनियन। ओपिनियन कैसे देनी है? हमने चीज़ों को वेरीफाई करके, मीन एविडेंस लेके, एविडेंस की बेस पर ओपिनियन देनी है। एविडेंस है तो किसी चीज़ को ठीक या गलत कहोगे ना, एविडेंस के बिना तो नहीं कहोगे। एविडेंस कैसे लेते हैं हम? ऑडिटर एविडेंस कैसे लेता है? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करके, कोई इंक्वायरी करके, कोई कंफर्मेशन करके, मीन ऑडिट प्रोसीजर्स के थ्रू हम एविडेंस लेते हैं। क्या ख्याल है? ऑडिट प्रोसीजर किस पे अप्लाई करने हैं? इन पे अप्लाई करने हैं। इनके पीछे जो रिकॉर्ड्स हैं, लाइक लेजर हैं, जर्नल एंट्रीज के रिकॉर्ड्स हैं, उन पे हमने प्रोसीजर अप्लाई करके देखना होता है ये फिगर वाकई इतनी है या नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है स्कोप लिमिटेशन में, कि कहीं हमारे काम के ऊपर कोई लिमिटेशन तो नहीं इम्पोज की जाएगी। क्या वाकई कंपनी के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं? क्या वाकई मैनेजमेंट रिकॉर्ड तक हमें एक्सेस देगी? हमें किसी बंदे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या वाकई हमें वो प्रोवाइड भी की जाएगी? क्यों? अगर ये चीज़ें नहीं हैं फिर क्या आ गया, स्कोप लिमिटेशन। तो क्या हम ओपिनियन देने के फिर काबिल रहेंगे? नहीं। तो इसलिए हमें ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ये भी देखना है कि हमारे काम के ऊपर कोई लिमिटेशन इम्पोज तो नहीं है। जो अगर है तो फिर हमें ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? कल को हम ओपिनियन देने के काबिल नहीं रहेंगे। क्या देंगे फिर? गलत मतलब दे बैठे फिर फंस जाएंगे। इसलिए ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हमें देखना है कि हमारे काम के ऊपर कोई लिमिटेशन तो नहीं इम्पोज की जा रही। इसके अलावा हमने क्या करना है बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, हमें जो है वो ऑब्टेन करनी है प्रोफेशनल क्लियरेंस। क्या ऑब्टेन करनी है? प्रोफेशनल क्लियरेंस। अब इसका क्या मतलब है? ये कंपनी हमसे ऑडिट करवाने आ रही है तो इसका पिछला ऑडिटर क्यों नहीं ऑडिट कंटिन्यू कर रहा?
वो पिछले ऑडिटर को कांटेक्ट करके उससे रीजन बिहाइंड लीविंग द ऑडिट पूछना, ये क्या है? प्रोफेशनल क्लियरेंस ऑब्टेन करना। मीन कॉन्टैक्टिंग द प्रीवियस ऑडिटर एंड आस्किंग रीजन बिहाइंड लीविंग द ऑडिट, ये क्या है? ऑब्टेन करना प्रोफेशनल क्लियरेंस। क्यों? वही रीजन कल को हमारे साथ भी आ सकती है, हमारे साथ आ गई तो हमें भी ऑडिट छोड़ना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले उस ऑडिटर से भी क्लियरेंस लेनी है, रीजन पूछनी है। हाँ, उस ऑडिटर को हमें आंसर देना प्रोफेशनल राइट है हमारा। हाँ, ये लेने के लिए हमें क्लाइंट की परमिशन चाहिए होती है। क्लाइंट परमिशन दे तो हम उसे कांटेक्ट करेंगे, और अगर क्लाइंट हमें परमिशन नहीं दे रहा, जिस मीन कोई पंगा है, हमें ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसे हमें रिप्लाई देने के लिए भी क्लाइंट की परमिशन चाहिए। अगर क्लाइंट उसे परमिशन नहीं दे रहा, जिसका मतलब कोई मसला है, हमें ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सो बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट हमें क्या करना है? क्वालिफिकेशन अपनी देखनी है, एडुकेसी ऑफ रिसोर्सेज देखना है, इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट देखनी है, फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ क्लाइंट देखनी है, स्कोप लिमिटेशन देखनी है, प्रोफेशनल क्लियरेंस ऑब्टेन करनी है, और साथ में क्या करना है? हमें ऑब्टेन करनी है क्लाइंट आइडेंटिटी। क्लाइंट आइडेंटिटी ऑब्टेन करनी है। क्लाइंट आइडेंटिटी ऑब्टेन करना मीन क्लाइंट को भी थोड़ा देखना है, क्या वाकई ये कोई लीगल रजिस्टर्ड कंपनी है, क्या वाकई ये कोई लीगल एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते हैं, कहीं कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है, कहीं इसके रिप्रेजेंटेटिव, चेयरमैन, सीईओ, डायरेक्टर में कोई इलीगल पर्सनस तो नहीं है। ये भी हमें देखना है बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। क्यों? गंदे लोगों के साथ अगर हम जुड़ गए तो हम भी गंदे हो सकते हैं, हमारी रेप्यूट भी इफेक्ट हो सकती है कल को। तो इसलिए हमें क्लाइंट की आइडेंटिटी भी लेनी है बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। सो ऑडिट का मतलब क्या था वो हमने देख लिया, और हम देखने जा रहे थे कि ऑडिट होता कैसे है, लेकिन वो होता कैसे है से पहले हमने देख लिया कि अगर हमारे पास कोई कंपनी आई है ऑडिट करवाने के लिए, तो हमने आंखें बंद करके ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना। हमने पहले कुछ चीज़ें देखनी है, ये चीज़ें ठीक होंगी तो फिर हमें ऑडिट एक्सेप्ट करना है। अगर इधर मसले हैं तो हमें ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उनको चाय शाय पिला के थैंक यू सो मच, आप जाएं प्लीज़, हम नहीं कर सकते काम। ठीक हो गया? सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना। पैसे के पीछे भागोगे तो अर्थर एंडरसन, पूरी दुनिया से बिग 5 फर्म वो ख़त्म हो गई थी एक रॉन्ग रिपोर्ट देने से। ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। इसलिए गलत कामों में सिर्फ पैसे को देखते हुए नहीं पढ़ना। ये चीज़ें ठीक हैं तो ऑडिट एक्सेप्ट करना है, वरना नहीं। अब हमने सपोज ये प्रोसीजर परफॉर्म किए, हमें ये चीज़ें पॉजिटिव लगी तो हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट कर लिया तब हम देखते हैं कि हम ऑडिट करेंगे कैसे। थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं कि एक ऑडिट प्रोसेस क्या होता है, कैसे ऑडिटर वर्क स्टार्ट करता है, ड्यूरिंग ऑडिट क्या क्या काम करता है, और कैसे ये फाइनल ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। सो ऑडिट वर्क स्टार्ट करते ही हम क्या करेंगे? पहले हम काम करेंगे जी प्लानिंग एंड रिस्क इवैल्यूएशन करेंगे। आप क्या करेंगे? प्लानिंग एंड रिस्क इवैल्यूएशन। मतलब क्या हुआ कि हम क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाएंगे, उनको सामने रखेंगे, प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन कौन से अकाउंट बैलेंस ऐसे हैं जहां पे बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। दिस मीन वहाँ पे मिस स्टेटमेंट हो सकती है, रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम रिस्की एरियाज हाईलाइट करेंगे। वो एरियाज हाईलाइट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर से जहाँ पे मिस स्टेटमेंट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो वो एरियाज हम हाईलाइट करेंगे। कहाँ पे? प्लानिंग पे। ना सिर्फ एरियाज हाईलाइट करेंगे, साथ हम ऑडिट टीम का वर्क थोड़ा डिफाइन भी करेंगे कि भाई कौन किस एरिया को कब कब चेक करेगा। देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर से कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनको हमने इंटरम ऑडिट में चेक करना है। नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट आइटम इंटरम ऑडिट में चेक की जाती हैं। कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनको हमने फाइनल ऑडिट में चेक करना है। बैलेंस शीट आइटम फाइनल ऑडिट में चेक होती हैं, क्योंकि बैलेंस शीट बनेगी तो उसके बाद वो फिगर वेरीफाई होगी। तो क्या कर रहे हैं? हम रिस्की एरियाज हाईलाइट कर रहे हैं प्लानिंग स्टेज पे, ऑडिट टीम का वर्क डिफाइन कर रहे हैं, एरियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पे मिस स्टेटमेंट के चांसेस हाई हैं, जिनके ऊपर हमें ज़्यादा काम करने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये ऑडिट में, क्यों? प्लानिंग अगर आपकी अच्छी है तो ऑडिट आपका क्वालिटी परफॉर्म होगा। अगर प्लानिंग अच्छी नहीं है तो ऑडिट के अंदर भी फिर आप गांधी गोलोगे, एंड पे ओपिनियन रॉन्ग हो सकती है। तो इसलिए प्लानिंग हमें अच्छी करनी है। तो क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले प्लानिंग कर रहे हैं, रिस्क इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मीन ऑडिट टीम का वर्क डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? एसर्टेन का मतलब क्या है? नॉलेज लेंगे। किसका? कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम का और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का।
नहीं देखेंगे कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम क्या है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है। व्हाट इज मीन बाय इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंटेड होते हैं, उसे नाम दिया जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। सेल की कुछ पॉलिसीज हैं। क्या पॉलिसी हैं भाई? सेल ऑर्डर डॉक्यूमेंट आपने अपने पास जनरेट करना है, गुड्स जब डिस्पैच करोगे डिस्पैच नोट डॉक्यूमेंट बनाना है, सेल इनवॉइसेस रिकॉर्ड में रखनी है, फिर आपने जर्नल एंट्री करनी है, फिर आपने लेजर में पोस्टिंग करनी है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है। पीछे ये सारे रिकॉर्ड अपने पास कीप भी करने हैं। क्या ख्याल है? वेजेस के भी कुछ कंट्रोल्स हैं। कोई इंप्लॉई आएगा जाएगा तो आपने क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस में आवर्स रिकॉर्ड करवाने हैं, इंप्लॉइज़ के रिकॉर्ड मेंटेन रखने हैं। परचेजी के भी कुछ कंट्रोल्स हैं। कोई परचेज ऐसे ही मुँह उठा के नहीं करनी, इसकी पहले डिपार्टमेंटल हेड से रिक्विजिशन होगी। गुड्स आएंगी तो उस पर आपने क्वालिटी क्वांटिटी चेक परफॉर्म करने, ऐसे नहीं गुड्स रिसीव कर लेंगे। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो इसका नॉलेज लेंगे। कहाँ से लेंगे नॉलेज? हर कंपनी ने अपना सिस्टम फाइलों में लिख के रखा होता है और बड़ा बढ़ चढ़ के लिख के रखा होता है। एक्चुअली वैसे होता नहीं है, लेकिन लिखा बड़ा खूबसूरत होता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। जैसे कॉलेज के अंदर मास्क के बिना क्लासेस आप नहीं होंगी, सैनिटाइज़र आप अपने साथ लेके आओगे, हाँ, सेफ डिस्टेंस पे आप बैठोगे, हाँ। तो ये क्या है? पॉलिसीज है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे? कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम का, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लेंगे। कहाँ से? फाइलों फोल्डर से पढ़ के, या स्टाफ से इंक्वायरी भी की जा सकती है। भाई सेल में आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं, परचेज में क्या है, वेजेस में क्या है, एसेट्स में क्या है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रिपेयर करते हो, कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। तो नॉलेज ले रहे हैं किसका? अकाउंटिंग सिस्टम का, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। देखिए नॉलेज जैसे हमें मिलता है ना, एक्चुअली वैसे होता नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे एक वॉक थ्रू टेस्ट। क्या परफॉर्म करेंगे? वॉक थ्रू टेस्ट। वॉक थ्रू टेस्ट का मतलब क्या है? टू टेस्ट सिस्टम वर्क एज रिकॉर्डेड और नॉट, टू वेरीफाई सिस्टम वर्क एज रिकॉर्डेड और नॉट। मीन हर एरिया की एक दो ट्रांजेक्शन को टेस्ट करेंगे, सेल की, परचेज की, वेजेस की, और देखेंगे जैसे फाइलों में लिखा गया था या हमें बताया गया था वैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और इस वॉक थ्रू टेस्ट के थ्रू क्या होगा? हमारे पास इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इवैल्यूएशन हो जाएगी कि जैसे फाइलों में लिखा गया है वैसे वर्क कर रहा है, दिस मीन कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है। नहीं, जैसे फाइलों में लिखा गया वैसे काम नहीं कर रहा, दिस मीन कंट्रोल सिस्टम क्या है? वीक है। ऑडिट हम कैसे कर रहे हैं? पहले हमने प्लानिंग की, रिस्क एरियाज हाईलाइट कर लिए, अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लिया और वॉक थ्रू टेस्ट के थ्रू उसे इवैल्यूएट किया, जिससे पता चला कि कंट्रोल सिस्टम या तो स्ट्रांग है या फिर वीक है। कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, इसका क्या मतलब है? रूल्स रेगुलेशन अच्छे हैं, पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं, मिस स्टेटमेंट फ्रॉड एरर के चांसेस कम हैं। और अगर मिस स्टेटमेंट फ्रॉड एरर के चांसेस कम है तो बीइंग ऑडिटर हमारी ज़िंदगी आसान है, हमें कम काम करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? कंपनी बड़ी अच्छी है, बीबी कंपनी है, सब कुछ बड़ा ठीक ठाक है। कंट्रोल सिस्टम वीक का क्या मतलब है? रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हो रहे, फ्रॉड एरर मिस स्टेटमेंट के चांसेस हाई हैं। बीइंग ऑडिटर हमारी ज़िंदगी मुश्किल में, हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो हमें कम काम करना पड़ेगा, कंट्रोल सिस्टम वीक है तो हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम का मतलब क्या? हमें डिटेल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेंगे, डिटेल वर्क करना पड़ेगा। वो जो डिटेल वर्क करना पड़ेगा उसे नाम दिया गया है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है? डिटेल वर्क। डिटेल वर्क मतलब क्या हुआ है कि अकाउंट बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है तो उसके पीछे देखेंगे क्या ट्रायल बैलेंस में भी इतनी अमाउंट है, उसके पीछे क्या जर्नल में भी इतनी अमाउंट है, लेजर में भी इतनी अमाउंट है, साथ क्या कोई नोट भी है, साथ क्या कस्टमर की तरफ से कोई रिसीविंग भी है, साथ क्या कैश बुक बैंक स्टेटमेंट में भी कोई इतनी अमाउंट भी गई है या आई है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेसिंग करना पीछे, ये क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर मीन डिटेल वर्क। मीन सेल लिखी है तो क्या पीछे ट्रायल बैलेंस में भी इतनी अमाउंट है, लेजर में भी इतनी अमाउंट है, जर्नल एंट्री भी इतनी अमाउंट की है, उसके पीछे क्या सेल इनवॉइस भी है,
उसके पीछे क्या कोई डिस्पैच नोट भी है, कस्टमर की तरफ से कोई ऑर्डर भी है, क्या इतनी इन्वेंट्री भी आउट हुई है, क्या इसके अगेंस्ट इतना रिसीवेबल या कैश भी है, रिसीवेबल है तो क्या वाकई उससे रिकवरी भी हुई है, ये सारी चीज़ें पीछे ट्रेस करना, ये क्या है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सो कंट्रोल सिस्टम वीक है तो हमें क्या परफॉर्म करने हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो भी हमने लार्ज वॉल्यूम में परफॉर्म करने हैं। लार्ज वॉल्यूम का मतलब क्या है, हर अकाउंट बैलेंस को डिटेल में चेक करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हर अकाउंट बैलेंस को डिटेल में चेक करना है। क्यों? कंट्रोल सिस्टम वीक है, फ्रॉड एंड एरर के चांसेस हाई हैं, तो इसलिए हर अकाउंट बैलेंस, चाहे कोई छोटी अमाउंट है चाहे बड़ी अमाउंट है, हर अकाउट बैलेंस को हमने क्या करना है, डिटेल में वेरीफाई करना है। और जब डिटेल चेकिंग करेंगे तो हमारे सामने कुछ मसले आएंगे। वो मसले हमने क्या करने हैं, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने हैं। कैसे रिपोर्ट करने हैं? थ्रू लेटर ऑफ वीकनेसेस, थ्रू लेटर ऑफ वीकनेसेस, कि भाई ये आपके सिस्टम में मसले हैं जो हमने पकड़े हैं, आप प्लीज इन्हें ठीक कर लो। हाँ, अगर मैनेजमेंट ठीक कर लेगी तो ओपिनियन कंपनी की फेवर में दे देंगे, अगर ठीक नहीं करेंगे बताने के बावजूद तो फिर हम ओपिनियन कंपनी के अगेंस्ट देंगे। बेशक हमें मिस स्टेटमेंट्स मिली हैं, लेकिन फिर भी हमने मैनेजमेंट को एक चांस देना है कि भाई आप इसे ठीक कर लो। कैसे वो चांस देना है? थ्रू लेटर ऑफ वीकनेस मैनेजमेंट को रिपोर्ट करके। क्या किया हमने? प्लानिंग की, अकाउंटिंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लिया, उसे वॉक थ्रू टेस्ट के थ्रू हमने वेरीफाई किया, इवैल्यूएट किया कि आइदर स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और अगर वीक है तो हमारी ऑडिट अप्रोच का नाम है सब्सटेंटिव अप्रोच। क्या नाम है? सब्सटेंटिव अप्रोच। मीन हर एरिया को हमने सब्सटेंटिव अप्रोच पे वेरीफाई किया और वेरीफाई करके जो मसले निकले मैनेजमेंट को रिपोर्ट किए। कैसे रिपोर्ट करने हैं मैनेजमेंट को? थ्रू लेटर ऑफ वीकनेसेस। इस लेटर ऑफ वीकनेसेस को मैनेजमेंट लेटर का नाम भी दिया जाता है। क्यों? कंपनी की मैनेजमेंट को हम दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो हमें कम काम करना पड़ेगा। वो जो कम काम करना पड़ेगा ना, उसे नाम दिया गया है टेस्ट ऑफ कंट्रोल का। तब टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं जब कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? वेरीफाई करना कि कंट्रोल सिस्टम वाकई स्ट्रांग है या नहीं, या एविडेंस लेना कि कंट्रोल्स वाकई स्ट्रांग है या नहीं। अब अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमने परफॉर्म किए और उसके रिजल्ट से हम सेटिस्फाई निकले कि यस कंट्रोल सिस्टम वाकई ही स्ट्रांग है, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमें फिर भी परफॉर्म करने हैं, लेकिन रिड्यूस्ड वॉल्यूम में। रिड्यूस वॉल्यूम का मतलब क्या है? सिर्फ मेन एरियाज को आप डिटेल में चेक करना है, सारे एरियाज को डिटेल में चेक नहीं करना। काम रिड्यूस कैसे हुआ? रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर से। क्यों? स्ट्रांग है तो कम काम करना है, तो कम काम क्या है? रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर। वीक है तो ज्यादा काम करना, और ज्यादा काम क्या है? लार्ज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। मीन हर एरिया को डिटेल में चेक करना। सो अगर कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो हमारी ऑडिट अप्रोच क्या होगी? टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अगर कंट्रोल सिस्टम वीक है तो हमारी ऑडिट अप्रोच क्या होगी? सब्सटेंटिव अप्रोच। ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है सिस्टम बेस्ड अप्रोच। कौन सी अप्रोच? सिस्टम बेस्ड अप्रोच। सिस्टम बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर व्हेन ऑडिटर्स हैव इवैल्यूएटेड कंट्रोल सिस्टम आर स्ट्रांग। तो यहां से हमने क्या कर लिया? दो अप्रोचेज ऑडिट की डिस्कस कर ली। एक सब्सटेंटिव अप्रोच, मीन लार्ज वॉल्यूम सब्सटेंटिव प्रोसीजर कब? जब कंट्रोल सिस्टम वीक हो। और एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच। सिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सब्सटेंटिव। कब इस अप्रोच पे जाना है हमने सिस्टम बेस पे? जब कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रांग इवैल्यूएट किया गया। सो अगर कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो हमने डिसाइड किया जी हम चलेंगे सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे। सिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हाँ, अगर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए, उसके रिजल्ट से हम सेटिस्फाई निकले, तो हमने क्या कहा जी? चलो अब रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे चलते हैं, मीन अपनी इसी अप्रोच पे चलते हैं। लेकिन अगर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया और उसके रिजल्ट से हम सेटिस्फाई नहीं निकले, इफ अनसेटिस्फाई, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमने परफॉर्म किया और उसके रिजल्ट से हम सेटिस्फाई नहीं निकले, मीन कंट्रोल सिस्टम क्या है? इनफैक्ट स्ट्रांग नहीं, क्या हो गए? वीक हो गए। भाई क्यों वीक हो गए? हमारी इवैल्यूएशन रॉन्ग क्यों हो गई? कि यहाँ पे इवैल्यूएट करते वक्त हमने वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म किया था,
तो वहां पे हमने एक एक दो दो ट्रांजैक्शन टेस्ट करके इवैल्यूएट किया था, जबकि ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है यहाँ पे हम सपोज कि 50 या 100 ट्रांजैक्शन के थ्रू टेस्टिंग करते हैं, तो इसलिए यहाँ से रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे, इसलिए हमारी वैल्यूएशन रॉन्ग भी हो सकती है। लेकिन चलो रॉन्ग हो गई, पता चला जी टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट से हम सेटिस्फाइड नहीं है, दिस मीन कंट्रोल सिस्टम क्या है, वीक है। तो वीक की सूरत में हमें क्या करना चाहिए, लार्ज वॉल्यूम सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे चले जाना है और उसके बाद मैनेजमेंट को वीकनेसेस रिपोर्ट कर देनी है। मीन ड्यूरिंग ऑडिट अप्रोच हमारी चेंज भी हो सकती है, सिस्टम बेस्ड अप्रोच चेंज हो सकती है, कब, जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट से हम सेटिस्फाई नहीं निकले। क्या ख्याल है? सो प्लानिंग की हमने, अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लिया, वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करके उसे इवैल्यूएट किया, जिसे पता चला कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो सिस्टम बेस्ड अप्रोच है, कंट्रोल सिस्टम वीक है तो सब्सटेंटिव अप्रोच है। यहाँ तक जितना भी हमने काम किया होता है नॉर्मली हमने किया होता है इंटरम ऑडिट के अंदर। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट में हम क्या करेंगे, फर्दर टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। क्यों भाई, जब पहले करनी आप क्यों करेंगे? पहले हो सकता है हमने नवंबर में सारी चीज़ें वेरीफाई की थी, दिसंबर वाली ट्रांजैक्शन रह गई, अब ईयर एंड के बाद वो वेरीफाई होंगी, वो जो पहले चेक हो चुकी थी वो भी दोबारा से रीचेक हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी होंगी, हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे, देखेंगे जो मसले हमने निकाल के दिए थे मैनेजमेंट ने ठीक कर लिए हैं तो ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू, अगर ठीक नहीं किए तो ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिफ्ट एंड फेयर व्यू। ये क्या था, एक ऑडिट प्रोसेस, एक ऑडिट कैसे स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर्स क्या क्या काम करता है, ऑडिट अप्रोचेस क्या हैं और कैसे फाइनल ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। मीन थोड़ा सा हमने नॉलेज लेने की कोशिश की कि ऑडिट होता क्या, हमें पता होना चाहिए ऑडिट होता क्या, उसके अंदर हम करते क्या। तो प्लानिंग की जाती पहले, अकाउंटिंग सिस्टम का नॉलेज लेके वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करके उसे इवैल्यूएट किया जाता है। ये वॉक थ्रू टेस्ट वो कहता है कि एवरी ईयर ऑडिट में आपने मस्ट परफॉर्म करना है, बेशक आप पिछले कई सालों से ऑडिट करते आ रहे हो, कभी कोई मसला नहीं निकला, वॉक थ्रू टेस्ट आपने एवरी ईयर ऑडिट में परफॉर्म करना ही करना है। क्यों, इसी की बेस पर ही आपको ऑडिट अप्रोच का पता चलेगा कि आपने सब्सटेंटिव अप्रोच पे जाना है या फिर सिस्टम बेस पे जाना है। जरूरी नहीं कि पिछले कई सालों से सिस्टम बेस पे चल रहे थे तो वही अप्रोच चलेगी, नहीं, आपने एवरी ईयर वॉक थ्रू टेस्ट के थ्रू वेरीफाई करना है कि सिस्टम स्टिल वर्क एज पर प्रीवियस है या नहीं है। उसके बाद आपने फाइनल ऑडिट में जाके दोबारा से टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना है और उसके बाद क्या करना है, ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है। अब छोटी छोटी बातें कुछ और करते हैं। अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू IAS IFRS होती है ना, क्या ख्याल है? ये जो ऑडिट है ये भी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होता है, जिसे नाम दिया जाता है ISA's इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स। हम ऑडिटर अपनी मन मर्जी से कोई काम नहीं करते, जो भी काम करना है हमने अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड करना है। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले वो चीज़ें चेक करनी है, किसने बताया, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने बताया, ये हमारी अपनी बातें नहीं है। ऑडिट इस प्रोसेस के थ्रू आपने परफॉर्म करना है, कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग हो तो ये अप्रोच लेनी है, वीक हो तो वो अप्रोच लेनी है, ये हमारी अपनी मन मर्जियाँ नहीं है, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने बताया भाई ऐसे चलना है। वीकनेसेस मिले तो मैडम को रिपोर्ट करनी है, कौन कहता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। स्टैंडर्ड ही हमें बताएंगे कि इन सिचुएशन में हमने कौन सी ओपिनियन देनी है, कब कंपनी के अगेंस्ट देनी है, कब कंपनी की फेवर में देनी है, कब हमने कहना है वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, मीन डिस्क्लेमर ओपिनियन पे कब जाना है, स्टैंडर्ड हमें बताएंगे। अपनी मन मर्जियां हम ऑडिट में नहीं करते, जो भी काम करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड का नाम क्या है, ISAs। ठीक हो गया। फिर कहता है कि हम जो भी ऑडिट वर्क परफॉर्म करते हैं उसे हमने डॉक्यूमेंट करना है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जिसे नाम दिया जाता है वर्किंग पेपर का। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि एक ऑडिटर जो भी काम करेगा उसे क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, मीन अपने वर्किंग पेपर प्रिपेयर करेगा। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपने कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, उनमें से कौन सी बातें पॉजिटिव थी, कौन सी बातें नेगेटिव थी, वो सारी चीजें आपने क्या करना है, लिख लेनी है। प्लानिंग आपने की, उसमें कौन कौन से रिस्की एरियाज हाईलाइट किए, कैसे हाईलाइट किए, किस पर्सन को आपने कौन सा वर्क असाइन किया,
वो सब कुछ आपने लिख लेना है। अकाउंटिंग सिस्टम का आपने नॉलेज लिया, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लिया, कहाँ से लिया, किससे इंक्वायरी की, कौन सी फाइलें फोल्डर आपने कहाँ से देखें, सब कुछ लिख लेना है। वॉक थ्रू टेस्ट किसने परफॉर्म किया, कितनी ट्रांजैक्शन को चेक किया, कब परफॉर्म किया, क्या रिजल्ट्स निकले, सब कुछ लिख लेना है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आपने कैसे स्ट्रॉन्ग या वीक जज किया, सब कुछ लिख लेना है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल किसने परफॉर्म किए, कब किए, कितनी ट्रांजैक्शन को टेस्ट किया, क्या रिजल्ट्स निकले, सब कुछ आपने लिख लेना है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी आपने कब परफॉर्म किए, कितनी ट्रांजैक्शन को चेक किया, किसने परफॉर्म किए, क्या रिजल्ट्स निकले, सब कुछ आपने लिख लेना है। मेन ऑडिटर जो भी काम करेगा थ्रू आउट ऑडिट, उसे क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, मीन अपने वर्किंग पेपर प्रिपेयर करेगा। क्यों क्यों? आपकी जो ओपिनियन है, इसके पीछे एक वाहिद जो रिटन एविडेंस है आपके पास, वो क्या है, ये वर्किंग पेपर्स है जिनकी बेस पर आप ओपिनियन दे रहे हो। आपने एक ओपिनियन दी, कोई मुंह उठा के आ जाता है भाई आपकी ओपिनियन रॉन्ग है, आप कैसे जस्टिफाई करोगे? ठीक है, अपने वर्किंग पेपर दिखा के, रास्कल देखो ये मैंने काम किया, ये प्रोसीजर परफॉर्म किए, ये रिजल्ट्स हैं, इसकी बेस पर मैंने ये ओपिनियन दी है, आप बता दो कैसे गलत है। ये नहीं है, क्या आप अपनी ओपिनियन को जस्टिफाई कर सकते हो? नहीं, तो इसलिए आपको अपने वर्किंग पेपर प्रिपेयर करने हैं, ना सिर्फ प्रिपेयर करने हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, कितने साल तक, 5 ईयर्स तक इसे अपने पास रिकॉर्ड में सेव भी रखना है। क्यों? 2-3 साल बाद भी कोई मुंह उठा के आ सकता है आपकी फलां ओपिनियन रॉन्ग थी, आप कैसे जस्टिफाई करोगे? वर्किंग पेपर दिखा के। स्टैंडर्ड कहते हैं 5 ईयर्स तक अपने पास रिकॉर्ड में रिटेन करने, स्टैंडर्ड कहते हैं कि आपने ये मेंटेन भी करना है। आपकी बॉडी जिसके आप मेंबर हो, उसने चेक करना आप क्वालिटी वर्क परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो कैसे चेक करेगी? आके देखिए कि वही क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हो। नहीं, वर्किंग पेपर आप उसे दिखाओगे, देखो ये मैं काम करता रहा हूँ फ्लां स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, ये प्रोसीजर परफॉर्म करता रहा हूँ, ये रिजल्ट्स आते रहे, जिसकी बेस पर ये ओपिनियन थी। एक ऑडिटर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड काम करेगा, और जो भी काम करेगा उसे क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा। क्लियर होती बात? अब एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं कि एक ऑडिट कौन करने जाता है। ऑडिटर की एक टीम ऑडिट करने जाती है। उस ऑडिट टीम में कुछ 4 तरह के लोग होते हैं। ऑडिट टीम की अगर हम बात करें तो उसमें कोई 4 तरह के लोग होते हैं। एक होता है इंगेजमेंट पार्टनर, एक होता है ऑडिट मैनेजर जिसको सुपरवाइजर भी बोलते हैं, एक होता है ऑडिट सीनियर, और एक होता है ऑडिट जूनियर जिसको ट्रेनी अकाउंटेंट भी बोलते हैं या बेचारा भी बोलते हैं। तो ये 4 डिफरेंट लेवल के लोगों की टीम ऑडिट करने जाती है। ऑडिट जूनियर की बात करें, ये कौन है जिसने अभी रिसेंटली ऑडिट फर्म को ज्वाइन किया, अभी काम शाम नहीं आता, क्वालिफाइड भी नहीं है, पार्ट क्वालिफाइड है, 2-4-6 माह का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, लेकिन अभी काम शाम करना नहीं जानता, अभी रिसेंटली ऑडिट फर्म को ज्वाइन किया है। कौन है? ऑडिट जूनियर ट्रेनी अकाउंटेंट। अभी इसे गंदे गंदे काम करवाए जा रहे हैं, चल भाई वो शेल्फ में देख फाइलें नीचे गिरी पड़ी हैं, साफ़ करके सीधी करके लगा, ये फ़ोटो कापी करके ला, वो देख फ़ोन किसका आ रहा है, मेरा पूछे तो बता देना मैं नहीं हूँ, नीचे जा रहा है यार ये मेरे सिगरेट लेता है, यार चाय का ऑर्डर तो कर दे। इसके अंदर की बेसिकली जो मैं है वो मारने की कोशिश की जा रही है। क्यों? जैसे हम सीखे हैं वैसे ही सिखाना है। ठीक हो गया? सो अभी इसे काम करना नहीं आता। और सीनियर कौन है? जिसके पास जूनियर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काम करना सीख गया, अकाउंट्स बनाना इसे आते हैं, टैक्स रिटर्न बनाना इसे आती हैं, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना आते हैं, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन अभी क्वालिफाइड ये भी नहीं है। ऑडिट मैनेजर कौन है? सुपरवाइजर कौन है? जिनके पास इन दोनों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो ऑडिट को सुपरवाइज करेगा, जो इनको वर्क असाइन करेगा, उनके वर्क को चेक भी करेगा कि प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन क्वालिफाइड ऑडिटर ये भी नहीं है। हो सकता है एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है, लेकिन कोई एक आध पेपर 10-11 अटेम्प्ट से फंसा हुए तक पास नहीं हुआ।
या पेपर पास कर लिया, अभी तक एक्सपीरियंस पूरा नहीं हुआ, मीन बॉडी का मेंबर ये नहीं बना। इंगेजमेंट पार्टनर कौन है? वो बंदा जो किसी बॉडी का मेंबर है, जो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा, जिसके पास ऑडिट रिपोर्ट साइन करने की अथॉरिटी है। तो इंगेजमेंट पार्टनर है, ऑडिट मैनेजर है, सीनियर है, जूनियर है। अब ये जो ऑडिट वर्क जितना भी होता है ना, ये परफॉर्म करते हैं ये 3 लोगों की टीम। मीन सीनियर मैनेजर जो है वो क्या करेगा, एक सीनियर के साथ 2 जूनियर को मिलाएगा, चलो भी आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट का ऑडिट करना है। एक सीनियर के साथ 2 जूनियर को मिलाएगा, चलो भी आप लोगों ने बैलेंस शीट का ऑडिट करना है। और ये जो भी काम करेंगे ला के देंगे मैनेजर को, ये देखेगा हाँ वाकई ठीक किया है, उसके बाद वर्किंग पेपर में इंक्लूड करता चला जाएगा। नहीं, ये 3 लोगों की टीम काम करती है, ये काम करते हैं, ये इनसे करवाता है और मैनेज करता है, और वर्किंग पेपर भी ये प्रिपेयर कर रहा है। एंड पे ओपिनियन कंपनी की फेवर में देनी है, अगेंस्ट देनी है, ये भी कौन डिसाइड करता है? मैनेजर ही। फिर आजकल पार्टनर क्या, ये सिर्फ आके देखेगा एंड पे कि हाँ टीम ने वाकई काम ठीक कर लिया है, ये जो ओपिनियन कह रहा है वाकई यही बनती है, और उसके बाद रिपोर्ट साइन कर देगा। या ये पार्टनर कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? प्लानिंग स्टेज पे इन्वॉल्व होता है, रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए, ऑडिट टीम का वर्क डायरेक्ट करने के लिए। बाकी बीच में जितना भी काम है सारा प्लानिंग के बाद ओपिनियन देते वक्त तक वो सारा ये 3 लोगों की टीम परफॉर्म करती है। अब ये जो 2 लोग हैं, इंगेजमेंट पार्टनर और ऑडिट मैनेजर, इंगेजमेंट पार्टनर और ऑडिट मैनेजर, इनके लिए टर्म यूज की जाती है की ऑडिट पर्सोनल। ये क्या है? की ऑडिट पर्सोनल है, मीन ऑडिट में की पर्सन्स हैं ये। ओपिनियन इसने बतानी क्या होनी चाहिए और इसने क्या करनी है, साइन करनी है, मीन ओपिनियन को ये 2 लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ये क्या है? की पर्सन्स है। अब कहते हैं जो हमारी प्लानिंग है ये हाई लेवल एक्टिविटी है, आपका होल ऑडिट इसी पर बेस कर रहा है, तो ये किसको परफॉर्म करनी चाहिए? की ऑडिट पर्सोनल, मीन एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट मैनेजर को ही सीनियर जूनियर के औकात से बाहर है ये काम, इसलिए प्लानिंग किसे परफॉर्म करनी चाहिए? की ऑडिट पर्सोनल को। अब ये एंगेजमेंट पार्टनर कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? इधर प्लानिंग स्टेज पे, उसके बाद यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ये जो हमने कहा कि ओपिनियन साइन करने से पहले क्या करना है? रिव्यू करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। यहाँ पे सिर्फ रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही नहीं है, साथ रिव्यू जो है वो वर्किंग पेपर का भी है। मीन टीम ने जो काम किया है, वर्किंग पेपर प्रिपेयर किए हैं, तो रिपोर्ट साइन करने से पहले एंगेजमेंट पार्टनर उनको रिव्यू भी करेगा, देखेगा कि जो जो काम मैंने प्लान करके दिया था क्या सारा परफॉर्म हो गया, क्या सारे प्रोसीजर परफॉर्म करके सारे एविडेंस ले लिए गए हैं, ये जो मैनेजर ओपिनियन कह रहा है क्या वाकई ही ये सपोर्टिव है, उसके बाद रिपोर्ट साइन करेगा। तो यहाँ पे रिव्यू सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही नहीं है, साथ क्या है? वर्किंग पेपर का भी रिव्यू है। कौन करेगा? इंगेजमेंट पार्टनर करेगा, टीम के वर्क को चेक करने के लिए कि वाकई सारे एविडेंस ऑब्टेन कर लिए गए हैं, उसके बाद रिपोर्ट साइन करेगा। तो क्या किया आज हमने? ऑडिट का मतलब क्या है वो जानने की कोशिश की। ऑडिट कैसे होता है, एक ऑडिट प्रोसेस, जिसमें से हमने कुछ 2 कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिए। सिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या है, सब्सटेंटिव अप्रोच क्या है। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो एक टॉपिक सेपरेट डिस्कस कर लिया। एक ऑडिट टीम कौन कौन से लोग होते हैं, वर्किंग पेपर क्या होते हैं, और जो भी काम करेंगे अकॉर्डिंग टू ISS करेंगे। ठीक हो गया? बस आज इनफ हो गया। अब देखते हैं P7 जो पेपर है हमारा, कोई 100 मार्क्स का पेपर है, जिसे पास करने के लिए हमें एट लीस्ट 50 मार्क्स चाहिए, 50 नहीं चाहिए, एट लीस्ट 50 चाहिए। ठीक हो गया? लेकिन हमें अपना टारगेट 50 का ही नहीं रखना, कोई 70+ का टारगेट लेके चलेंगे तो फिर जाके 50 लेने के काबिल बनेंगे। ठीक हो गया? इस पेपर में देखा जाए को टोटल 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 1 है 50 मार्क्स का, एक क्वेश्चन नंबर 2 है 25 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन नंबर 3 है 25 मार्क्स का। और पूरा का पूरा पेपर क्या है? कंपलसरी है, आपको 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। आज से 1 साल पहले चॉइस मिलती थी, लेकिन अब चॉइस नहीं रही। अब आपने पूरा का पूरा पेपर 100 मार्क्स का है जो अटैम्प्ट करना है। इतना औखा पेपर नहीं है, लेकिन इतना सौखा भी नहीं है। P7 को देखा जाए, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस,
पीछे आपने कोई F8 एक पेपर पढ़ा था, ऑडिट एंड एश्योरेंस, तो उसकी एडवांस फॉर्म है। वहां पे ऑडिट आपने पढ़ा था सीनियर जूनियर के लेवल पे। अब ऑडिट आपने पढ़ना है एंगेजमेंट पार्टनर, ऑडिट मैनेजर के लेवल पे, तो ये क्या हो गया, एडवांस ऑडिट। सिलेबस में देखा जाए तो 50% F8 है, 50% F8 है, वही F8 वाला सारा नॉलेज। लेकिन मैं एज्यूम करूंगा आप लोगों ने F8 नहीं पढ़ा हुआ, ठीक हो गया। क्योंकि मैं ये एज्यूम करूंगी आप F8 में पढ़ के आए तो फिर तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं, तो हम ये एज्यूम करेंगे F8 हमने नहीं पढ़ा हुआ, हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। 25% P7 मीन एडवांस ऑडिट है, 25% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो F7 P2 में आपने पढ़े, लेकिन उतना कैलकुलेशन बेस नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज, रिकग्निशन, मेजरमेंट, थोड़ा सा नॉलेज हमें चाहिए। वो कितना को नॉलेज हमें चाहिए, हम यही एज्यूम करेंगे कि आप पीछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नहीं पढ़ के आए, ठीक हो गया। जीरो से हमें जितना नॉलेज चाहिए किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो सारे के सारे हम ड्यूरिंग दिस सेशन कवर करेंगे, ठीक हो गया। सो 50% F8 है, लेकिन हमें नहीं पता वो क्या है, पढ़ेंगे हम। 25% एडवांस ऑडिट अपना, इसका नई चीज़ें हैं, पढ़ेंगे। 25% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज है, जो सारे के सारे हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, ठीक हो गया। जितना इतना नॉलेज की स्टैंडर्ड का चाहिए होगा उतना ही हम डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं हम डिस्कस करेंगे। सो सिलेबस हमने स्टार्ट कर लिया, कोई अबाउट 40 to 45 लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, 40 to 45 लेक्चर्स में हम सिलेबस अपना जो है वो कवर करेंगे। अब आप लोगों को करना क्या होगा, कैसे कवर करेंगे, कुछ नोट्स जो हैं वो मेरे बने हुए हैं, रीडिंग मटेरियल। बेसिकली क्लास में हम इस तरह से डिस्कस किया करेंगे चीज़ें, आप वो नोट कर लिया करोगे तो जाके नोट्स भी शायद पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी रिटन मटेरियल हमारे पास नोट्स होंगे जहाँ से हम रीडिंग करेंगे। और साथ हमें एक किट चाहिए, और कौन सी किट चाहिए, BPP किट लेटेस्ट चाहिए आपको, जहाँ से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कोई अबाउट 50 to 60 क्वेश्चन हम जो है ड्यूरिंग दिस सेशन कवर करेंगे, किट के पास पेपर के कोई 50 to 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। इनफैक्ट कल से ही हमारे जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर से डेली हम थोड़ा सा आके टॉपिक पढ़ा करेंगे, 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस, टॉपिक क्वेश्चन, इस तरह से हम चलते जाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ रेगुलर बेसिस पे क्लास में आना है, चीज़ें जो भी मैं बोर्ड पे डिस्कस करूँगा बोलूँगा वो थोड़ा ध्यान के साथ सुननी है, और उसके बाद हम क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे। पूरा क्वेश्चन मैं करवाया करूँगा, बताया करूँगा इसके आंसर में क्या क्या बात करनी है, कैसे कैसे करनी है। आपने जब क्या करना है, लेक्चर के अलावा घर जाके सिर्फ उस क्वेश्चन को जो हमने क्लास में कवर किया होगा हाथ से अटेम्प्ट करके लाना है, अटेम्प्ट करके ला के किस तरह से मुझे दिखाना है, ठीक हो गया, ताकि हम देख सकें कि आप एग्ज़ाम लेवल का लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। कोई रटे शटे इतने ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, इतना औखा पेपर नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। 40 to 45 लेक्चर्स में हम इजीली कवर कर लेंगे। बस आपको करना क्या है, क्लास रेगुलर, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, और जो क्वेश्चन हम क्लास में कवर करेंगे सिर्फ 45 डेज, ओनली 45 डेज आपने वो क्वेश्चन साथ साथ अटैम्प्ट करने हैं, पेपर पास। सो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ।